अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम इसकी एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा मैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दूँ डायग्राम का आपको, दिन में इसकी एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम एक्चुअली एक्टिविटी पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की, और हम एक एक्टिविटी से ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि साउंड कैसे किसी भी हार्ड सरफेस में से, किसी भी ऑब्स्टिकल में से रिफ्लेक्ट बैक करती है और हमें अपनी साउंड कैसे सुनाई देती है। एक्चुअल हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप से रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक वॉच लगाई है। और आप अच्छी तरह जानते हैं जब कोई खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, तो फिर हमें जो क्लॉक की टिक टिक है वो बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देती है। उसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी लाउड होती है। हमने यहाँ पे दो ट्यूब्स रखे हैं। मैंने फ़र्स्ट ट्यूब को नाम दे दिया है T1 और ट्यूब 2 को मैंने नाम दे दिया, सेकंड ट्यूब है उसको मैंने नाम दे दिया T2। यहाँ पे जो एक ह्यूमन ईयर है वो मैंने बनाया हुआ है, और ये मेरे पास है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड एक हार्डर रिफ्लेक्टर सरफेस है, उसकी एक हार्डर ऑब्जेक्ट है। एक बात मैं एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं, सरफेसेस दो तरह की होती है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनकी सरफेसेस सॉफ्ट होती हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनकी सरफेसेस हार्ड होती है। जो सॉफ्ट सरफेसेस सब्जेक्ट्स होती हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो साउंड एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर लेती है, साउंड वेव से मिलने वाली एनर्जी जो है ऑब्ज़र्व कर लेती है उसको। जो हार्ड सरफेसेस होती है वो साउंड एनर्जी को ऑब्ज़र्व करने के बजाय वो उसको रिफ़्लेक्ट बैक कर देती है। वहाँ से साउंड एनर्जी रिफ़्लेक्ट करती है और फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। दैट्स वाई आपको अगर रिफ्लेक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट करना है, यू शुड यूज़ हार्डर सरफेस। हार्डर सरफेस में क्या होता है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल की क्लोजली पैकिंग पे जब सॉलिड की जब साउंड वेव्स इंसिडेंट पड़ती है, तो हार्डर सरफेस जो है साउंड वेव को प्रॉपर फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और जो सॉफ्टर सरफेस होती है वहाँ पार्टिकल क्लोजली पैक्ड नहीं होते, तो वहाँ जो पार्टिकल्स हैं सॉफ्टर सरफेस जो है वहाँ आने वाली साउंड वेव्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसको वापस बाउंस बैक नहीं करता। बढ़ते हैं अपने एक्टिविटी की तरफ। दैट्स वाई इस एक्टिविटी को करने के लिए भी हमने ड्राइंग बोर्ड का यूज़ किया, जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक हार्ड ड्राइंग बोर्ड है। ओके, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब T1 के अंदर जो है ये ट्यूब 1 जो है, ये यहाँ पे क्लॉक हमने बिल्कुल इसके करीब रखा हुआ है। क्लॉक की जो टिक टिक का साउंड है, लाजमी सी बात है ये एक साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, जिसको मैंने रेड लाइन से इंडिकेट कर रखा है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ से साउंड वेव स्ट्रेट जाएगी, एंड यहाँ साउंड वेव स्ट्रेट जाने के बाद इस ड्राइंग बोर्ड के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। और लाजमी सी बात है ये चूँकि गोइंग वेव है जो इस क्लॉक की तरफ से जा रही है, तो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे इंसिडेंट साउंड वेव्स। इंसिडेंट साउंड वेव्स वो होती है जो गोइंग वेव्स होती है, जो ट्रैवल करती है जहाँ से वेव जा रही होती है, और किसी भी हार्ड सरफेस के सरफेस पे जो स्ट्राइक करती है उसको हम इंसिडेंट साउंड वेव्स कहते हैं। ओके, इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद एग्जैक्टली ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी। और यहाँ पे ये जो ट्यूब 2 है जिसको मैंने T2 कह रखा है, इस ट्यूब 2 में से ये साउंड वेव्स ट्रेवल करेगी और यहाँ हमें सुनाई देगी। यानी कि और इसके बीच में हमने एक परपेंडिकुलर एंगल बना रखा है जिसको 90 डिग्री कहते हैं। यानी ये जो ड्राइंग बोर्ड है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री, जिसको मैंने कह दिया नॉर्मल। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपसे शेयर करनी है। अगर आप यहाँ कंपास रखें, जिसको आप डी भी कहते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री आप यहाँ पे रखें, तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं आई से। दिस इज़ नोन एज आई। एंगल आई रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
नेक्स्ट है हमारे पास ये जो क्लॉक की टिक टिक है, इससे जो साउंड वेव जा रही है, ये साउंड रे जा रही है, ये इस हार्डर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जब फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी, एंड देन ये कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे। तो आप अगर यहाँ कंपास रखें और एग्जैक्टली ये आपका 90 डिग्री है, तो होपफुली यहाँ पे मे बी 29 डिग्री बने या 30 डिग्री बने। मैं अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूँ, हो सकता है इससे कम ज़्यादा भी हो। तो 29 डिग्री आपका क्या होगा, दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली नॉर्मल तो मैंने क्लियर कर दिया कि किसी भी हार्ड सरफेस का जो परपेंडिकुलर एंगल होता है वो नॉर्मल कहलाता है, किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर एंगल। तो जब इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी एंड देन आपके पास इस एंगल पे वापस बाउंस बैक होगी और हमें इस क्लॉक की टिक टिक ट्यूब T2 की हेल्प से कानों ह्यूमन ईयर्स पे सुनाई दी जा सकती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें जो हमने लिख रखी थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन को क्लियर, when sound is incident on the surface of a medium, this sound is incident on the surface of this drawing board, या मीडियम क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, on the surface of a drawing board, next it bounce back due to harder surface, due to hard material, it will not pass through this medium, it will reflect back. So ये बाउंस बैक करेगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, इट बाउंसेस बैक टू फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो इस फिनोमेना को हम इको कहते हैं या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। सो यहाँ तो एक चीज़ ऑब्जर्व हो गई कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन का एक लॉ है जो जिसको साउंड वेव जो है ओबे करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या कहता है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमें क्या कहता है, उसका फर्स्ट पोस्टुलेट स्टडी करने से पहले हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जो इंसिडेंट कमिंग आपके पास गोइंग साउंड वेव होती है वो एंगल ऑफ आई बनाती है, और जब स्ट्राइक कर जाता है ये साउंड वेव, जब स्ट्राइक कर जाता है वापस जाने वाली एंगल जो है आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कहलाती है। यहाँ मैंने ब्लू एरो से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी वापस आने वाली वेव जो बाउंस बैक वाली वेव होती है। ओके, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि एंगल ऑफ आर जो है ये आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी अगर आपको मेयर करना है, सिमिलरली आप डी रखें यहाँ पे, ये आपका 90 डिग्री है। ओके, डी रखने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनता है। लेकिन अब हम ये देखना चाहेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये क्या स्टेट करता है। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंड नॉर्मल, इसके बारे में इसका कहना ये है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो अगर फर्स्ट पोस्टुलेट को हम देखें इस एक्टिविटी के थ्रू तो आप देख सकते हैं ये क्लॉक की टिक टिक का जो है ये एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और साउंड जो है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो साउंड वेव्स के अंदर एनर्जी होती है, ये जब इस ड्राइंग बोर्ड पे स्ट्राइक करेगा यहाँ पे तो एग्जैक्टली ये एंगल ऑफ आई बनाएगा, जो कि ये सरफेस है, आप इस सरफेस को देख सकते हैं। तो हमारा जो परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री, वो भी इसी सरफेस पे बन रहा है, फॉल कर रहा है। सिमिलरली जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है वो भी एग्जैक्टली सेम सरफेस पे बन रहा है। तो आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड all lie in the same plane. So this is a drawing board plane surface, और आप देख सकते हैं एंगल ऑफ आई, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, 3 एंगल्स all lie in the same plane. सेकेंड चीज़ क्या कहता है, एंगल ऑफ आई
यानी जो इंसिडेंट एंगल बनेगा दैट शुड बी इक्वल टू, या अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं, या फिर शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। यानी जिस एंगल से, अगर आप कंपास रखें यहाँ पे या डी रखें, तो जिस एंगल से ये साउंड वेव इंसिडेंट करेगी इस ड्राइंग बोर्ड सरफेस के ऊपर, लगभग एग्जैक्टली उसी एंगल से बाउंस बैक करेगी अप्रॉक्सीमेटली। जैसा मैंने लिखा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज 29 डिग्री बन रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो एंगल ऑफ आर बनेगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगा, ये भी लगभग होना चाहिए 28.9 इसके अप्रॉक्सीमेट, या फिर कम्प्लीटली 29 डिग्री होना चाहिए। तो ये है आपके पास सेकंड पोस्टुलेट। सो हमारे पास जो साउंड वेव्स होती है वो आपके पास कम्प्लीटली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को ओबे करती है। जो आपके पास लाइट रे होती है वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को ओबे करती है। लाइट रे के अंदर भी जो इंसिडेंट लाइट रे किसी हार्डर सरफेस पे पड़ती है, एक्चुअली उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट होता है, इक्वल होता है एंगल ऑफ आर के। एंड साउंड वेव्स भी लाइट रेस की तरह एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को ओबे करता है। सो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने एक तो दो चीज़ें सीखी कि रिफ्लेक्शन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है ट्यूब्स के थ्रू। हमने दो ट्यूब्स लगाई इस ड्राइंग बोर्ड सरफेस के थ्रू। हमने इस क्लॉक की टिक टिक टेस्ट ट्यूब 1 से की हेल्प से ट्यूब 2 में सुनी, जो यहाँ से वापस सुनाई दी जा सकती है बाय ह्यूमन ईयर के थ्रू। सेकेंडली हमने ये देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को साउंड वेव ओबे करता है, और दोनों पोस्टुलेट्स को हमने एक्टिविटी पे लगा के देखा, तो एग्जैक्टली ये जो आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है ये ओबे होता है। स्टूडेंट्स, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साउंड वेव्स की एप्लीकेशंस के बारे में, कि साउंड वेव्स की जो रिफ्लेक्शंस है उसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ उसका यूजेज है, ये हम इसकी एप्लीकेशन देखना चाहेंगे। बिकॉज जब आप ये बात करते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द नेचर ऑफ साइंस, तो फिर नेचर को भी जानना ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपके नेचर में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी हम थोड़ा डेली लाइफ से देखते हैं कि कहाँ कहाँ होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।